श्रीकांत चंद्रा की बुक में आई थिंक थर्ड चैप्टर है। और बेसिकली ये चैप्टर भी पूरा आपका प्योरली थ्योरी बेस्ड है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू वीडियो, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑडियो। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो यू विल आस्क मी। ये चैप्टर्स जो है वो बेसिकली अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है हर एक चैप्टर, बट इस चैप्टर के थ्रू आपको बैकग्राउंड पता चलेगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, लाइक हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि भाई आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो कि आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न निकालना होता है, आप बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो देख रहे होते हो कि आपका आज जो कॉस्ट है कि आपका फ्यूचर बेनिफिट ज़्यादा है उससे या कम है। ठीक है, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो बात की कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपने सबसे पहले आपने ये देखा कि किस किस तरीकों की आपने स्ट्रेटजीज बनानी है, किस किस तरीकों से आपने अपने रिसोर्स की एलोकेशन करनी है। और फिर आपने देखना है कि आपके अपने मतलब बिजनेस के जो डिफरेंट जनरेशन आ रही हैं आगे, उनके डिफरेंट आइडियाज़ और किस तरीके से जो है वो आप अपने बिजनेस को बेटरली रन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग द slide. Generation of idea. Most of the project idea involve combining existing field of technology or offering variant of present product and services. A panel is formed for the purpose of identifying investment opportunities. It involves the following tasks which must be carried in order to come up with a creative idea. बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि, और मोस्टली आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली किस किस तरीके से आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, कि जब आप कंबाइन कर दें टेक्नोलॉजी की फील्ड को भी और फिर उसके बाद प्रेजेंट आप ये भी देख लें कि और डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू जो आपके पास प्रेजेंटली अवेलेबल हैं उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस तरह से आप बेटर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस को बेसिकली आप किस तरह से समझेंगे, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एक अपने बिजनेस को एक क्रिएटिव आइडिया के थ्रू जो है वो बेटर टास्क को अचीव करेंगे किस तरीके से। नंबर वन इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, कौन सा एनालिसिस है? ये वो एनालिसिस है जो आपकी इंटरनल एफिशिएंसी यानी इंटरनली आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ देखता है और वीकनेसेस दिखता है सबसे पहले। यानी आपकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस आप कर रहे हो, जो जो भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं, तो उनके उनमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेसेस है। आपका अपना बिजनेस जो रन कर रहा है उसकी उस बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथन है और कौन सी वीकनेसेस है। अगर कोई वीकनेस एग्जिस्ट करती है तो उस वीकनेसेस का हम किस तरह से ओवरकम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नली भी आप देख रहे होते हो कि अगर आपका कोई बाहर से कोई कॉम्पिटिटर है जो कि आपके मार्केट को बीट करना चाहता है, तो आप किस तरीके से, मतलब अगर वो कॉम्पिटिटर अच्छा है, हालांकि कॉम्पिटिटर कभी आपके लिए अच्छे और मुखलिस हो नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट के अंदर जब आप एक मार्केट का पार्ट बन जाते हो तो आप आपस में नेगोशिएशन करते हो और एक प्राइस चार्ज करते हो जिसमें हम कहते हैं कि सबको प्रॉफिट हो जाए, तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का थ्रेट है, आपको एक खदशा है कि इन फ्यूचर जो है वो मुझे जो है वो लॉस हो सकता है, तो इस केस में जो है वो आप स्वॉट एनालिसिस करते हो कि आपने हर चीज़ के लिए अपने आप को बाखबर रखना है। आपको अपनी वीकनेसेस के लिए भी आपको आगे होनी चाहिए, आपको अपने कॉम्पिटिटर यानी एक्सटर्नली भी जो आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनकी जो थ्रेटन्स है, जो आपको आइडियाज़ हैं उसके बारे में, उससे भी ओवरकम करने के पास आपका आइडिया होना चाहिए। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिव आइडिया ऑफ योर बिजनेसेस। देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिटरमाइन करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली से बात है कि आप अगर एक प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। और आपका प्रॉफिट इस तरीके से मैक्सिमाइज होगा जब आपकी कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होगी। और हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं पूरा, आपके पास 5 स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को लो करें और किस तरह से आप मार्केट को अचीव करें। तो अगर आप मार्केट कैप्चर कर लोगे, अपने कस्टमर्स कैप्चर कर लोगे, तो इट मीन्स आपने ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर दिया और यू आर यूनिक, यू आर योर रेपुटेशन इज यूनिक इन द मार्केट। क्रिएटिंग गुड इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट को भी गुड करें। आप देखते होंगे डिफरेंट आपके पास जितने भी वो हैं, हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट्स, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट्स हैं और उन फैक्ट्री आउटलेट्स का एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, कि अगर आप किसी लोकल मार्केट्स के अंदर शॉपिंग करने चले जाएं,
तो गुड एनवायरनमेंट भी जो है वो आपका आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सर्विसेज है उसको प्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स जो होते हैं वो वहाँ जाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आप अपने आइडियाज़ जो है जनरेशन ऑफ आइडियाज़, यानी आप अपने बिजनेस को कितने अच्छे और क्रिएटिव अंदाज में जो है वो पैनल पे लेकर आ सकते हैं। नंबर वन इज स्वॉट एनालिसिस, कि आपको अपने बिजनेस की सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं पता हो, आपको अपने बिजनेस की वीकनेस भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल एनालिसिस भी होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता हो कि आपका कॉम्पिटिटर अगर आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए गुड है, तो वो आपके लिए एक थ्रेट भी बन सकता है। तो उसके लिए उसको भी किस तरह से आप ओवरकम करोगे। फिर डिटर्मिनेशन करनी है, आपने डिटरमाइन करने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को यू हैव टू अचीव इट। फिर क्रिएटिंग गुड एनवायरनमेंट, उसके बाद आपने थर्ड चीज़ है कि अगर आप अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और पुरसुकून और बहुत ज़्यादा साफ और सेफ एनवायरनमेंट रखेंगे, तो वो आपके लिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, द सेकंड वन इज दैट कि मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे एनवायरनमेंट को। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सिस्टमैटिकली मॉनिटर द एनवायरनमेंट and assess its competitive abilities in order to profitably exploit opportunities present in the environment। ठीक है। तो अपने इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से बेटर ऑफ करना है, किस तरह सिस्टमेटिकली उसको मॉनिटर करना, और एंड असिस्ट इट्स कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज इन ऑर्डर टू प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट है, जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको आप बेटर तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, जो मैं कह रही हूँ कि भाई इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हर सेक्टर, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपके कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करें कि वहाँ का इन्वायरमेंट सेफ और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से यू विल अर्न द बेटर प्रॉफिट इन फ्यूचर। इकोनॉमिक सेक्टर, नंबर वन इज इकोनॉमिक सेक्टर, जिसके अंदर आपके पास स्टेट ऑफ इकोनॉमी आ जाती, ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी हर चीज़ का ग्रोथ, मतलब आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ, आपकी नेशनल इनकम का ग्रोथ, आपके एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ, यानी ओवरऑल जो भी रेट ऑफ ग्रोथ है आप उसकी बात कर रहे हो कि उन तमाम सेक्टर्स की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर हम इंडस्ट्रियस कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होते हैं, और टेरिशरी जो होती है वो आपके पास बेसिकली सर्विसेज सेक्टर्स को कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि तीनों सेक्टर का एनवायरनमेंट और इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है। देन इन्फ्लेशन रेट भी आपका बहुत आपके इन्वायरनमेंट पे जो है इफेक्ट डालता है कि भाई इन्फ्लेशन रेट बेसिकली आपकी इकोनॉमी के अंदर कितना है। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके यहाँ ज़्यादा है, तो वो आपके जो सोसाइटी में रहने वाले पीपल हैं, जो भी लोग हैं, उनको क्या करेगा, हर्ट करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो वो अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट आपका हमेशा स्टेबलाइज होना चाहिए। तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो वो आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लिंकेजेस विद वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ट्रेड सरप्लस डेफिसिट, बेसिकली आपका लिंक आप वर्ल्ड इकोनॉमी से कितना है और कितना आपने अपने एनवायरनमेंट को, अपनी चीज़ों को वहाँ से अडॉप्ट किया और वहाँ वहाँ पर स्प्रेड किया। इसके अलावा ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट के मामला आपके पास कैसे हैं। ट्रेड सरप्लस से मुराद है कि ट्रेड का एक्सेस में होना, यानी एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, एंड ट्रेड डेफिसिट इज एक्सपोर्ट इज लेसर देन इम्पोर्ट। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो पाकिस्तान में वो ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। हमारा जो इम्पोर्ट सेक्टर है वो ज़्यादा हाई और एक्सपोर्ट सेक्टर कम है। उसकी मेन वजह ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं वो हैवी मशीनरीज करवाते हैं, जिनकी जो प्राइस और या में हम कहते हैं कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जबकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो वीट, राइस, इन सब, शुगर, फिश, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, तो जिनकी प्राइस या कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से हम गेन भी ज़्यादा नहीं अचीव कर पाते। तो इस दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ट्रेड डेफिसिट। देन द सेकंड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट उन पे इम्पोज करती है कि आपने, लाइक गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है कि आपने इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है क्योंकि ये आपके हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है।
या आप गवर्नमेंट खुद उनको सब्सिडी प्रोवाइड करके और उनसे कहती है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा एक्सपेंड करें और ज़्यादा अपने जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। देन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स अपने प्रोजेक्ट होते हैं। उसके अलावा टैक्स फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का अपना टैक्स फ्रेमवर्क हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करता है, हमारे बिजनेसेस पे कितना इम्पैक्ट करता है, हमारी पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है, एज वी ऑल हैव नो अबाउट इट। सब्सिडीज दे दे गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ अमाउंट, इंसेंटिव्स, कंसेशंस, या फिर गवर्नमेंट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कर दे जो हमारी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही पार्ट होता है। देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती हैं, लाइक हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सेस में पाई जाती है तो गवर्नमेंट ओपन कर देती है कि आप एक्सपोर्ट खुल के कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि इतनी ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है कि आपकी डोमेस्टिकली अचीव हो जाए उसकी कंजम्पशन, तो बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म के आपके पास बैरियर्स क्रिएट कर देती हैं, लाइक ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, वो टैरिफ होता है यानी टैक्सेस हाई कर देना, या नॉन टैरिफ बैरियर्स, डिफरेंट टैरिफ बैरियर्स होते हैं आपके पास। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये दो सेक्टर्स, तो आपके इनिशियल जो दो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल होता है आपकी इन्वायरमेंट के लिए। देन आपके पास टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, डेरिवेटिव्स ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सेस टू टेक्निकल नो हाउ। उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट हम देखते हैं कि हमारी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी में हमने कितना वर्कआउट किया है, यानी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, या हम न्यू टेक्नोलॉजीज को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या क्या हमें जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जो हमने बाहर ममालिक से अगर इम्पोर्ट भी करवा ली है तो क्या हमें उसकी कितनी टेक्निकल नो हाउ है, हमें उसके बारे में कितना पता है या नहीं पता है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का सेक्टर भी आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन आपके पास आ जाता है सोशियो डेमोग्राफिक सेक्टर, पॉपुलेशन ट्रेंड्स। आपने ये देखना है कि आपका एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है, पॉपुलेशन ट्रेंड। आपका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब है अगर मैं बिजनेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज़्यादा लेबर हायर करूंगी तो वो मुझे कम वेजेस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन साइज लेबर फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, कि मैं हैवी मशीनरीज बाहर से इम्पोर्ट करवाऊँ और उसके अंदर एक अलग से खर्चे जो होंगे वो मेरे पास इम्पोज हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन ट्रेंड भी आपका इन्वायरमेंट बता रहा होता है कि बेसिकली ये आपकी किस इन्वायरमेंट पे लाई करेगा, कि आपका अगर पॉपुलेशन साइज कम है तो इट मीन्स यू नीड सम कैपिटल्स, और इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन साइज तो इट मीन्स यू नीड a sufficient amount of capital. There is no need lots of capital. देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है। क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है या इक्वल है, यानी इक्विटेबल से मुराद ये है कि जो पर्सन जिस स्टेज पे रिलाई करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशन, तो उस हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए। ये नहीं हो कि इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है कि जो घर पे बैठे हुए हैं उनको भी वही इनकम मिल रही है, जो सुबह 9 से 5 भी काम कर रहे हैं उनको भी वही इनकम मिल रही है। नो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सी योर एनवायरनमेंट बेटर। ठीक है। एजुकेशनल प्रोफाइल, आपने अपना एजुकेशनल प्रोफाइल इन्वायरमेंट भी देखना है कि आपकी सोसाइटी में कितना ज़्यादा एजुकेशन जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है, कितना लोग एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, इसके अलावा आपके यहाँ ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा अवेल की जा रही है, या आपका कंजस्टेड इन्वायरमेंट है और दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू डू देयर वुमेन टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब और अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एटीट्यूड टूवर्ड्स कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा आपका डिफरेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की तरफ एटीट्यूड्स आपके इन्वायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा होता है, कि लोगों के इन्वायरमेंट की वजह से जो है डिफरेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड्स भी क्या हो रहे होते हैं, ओवर द टाइम चेंजेस हो रहे होते हैं। देन कंपटीशन सेक्टर, नंबर ऑफ फर्म्स एंड देयर मार्केट शेयर। उसके बाद आपके पास कंपटीशन सेक्टर आता है जो आपकी बिजनेस के एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट करता है, कि बेसिकली कितनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं और उनके मार्केट शेयर कितने हैं और उनके मार्केट शेयर में वर्थ कितनी है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, और इसके अलावा उन जो प्रोडक्ट जो फर्म आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉम्पिटिटर आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो उसके प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट कितनी सिमिलर है जिसको हम होमोजीनियस कहते हैं, या उसके प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। एंट्री बैरियर्स, बहुत दफ़ा ये ऐसा भी होता है कि आप जिस बिज़नेस का पार्ट बनना चाहते हैं वहाँ उन्होंने कॉपीराइट्स बनाए हुए हैं और जिसकी वजह से आप उसका पार्ट नहीं बन पा रहे। एंट्री बैरियर्स हो गया, आप एंटर ही नहीं हो सकते उस बिज़नेस में।
Marketing policies and prices, comparison with substitutes in term of quality, price, appeal, etc. मार्केटिंग पॉलिसीज भी होती हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट उसको लॉन्च करते हैं या अपने प्रोडक्ट के साथ कोई एक चीज़ फ्री में दे दें तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ के लिए, या प्राइजेस को अपने कॉम्पिटिटर से लो रख लें, वट एवर द सोल्यूशन यू विल सी, यू हैव टू डू इट। ठीक है। इसके अलावा आप फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप कंपैरिजन करें कि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसका कोई सब्सटीट्यूट यानी उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है भी तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और फिर उस हिसाब से आप अपना इन्वायरमेंट सेट आउट करते हैं। देन आपके पास थर्ड है कॉर्पोरेट अप्रेजल। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बेसिकली कॉर्पोरेट अप्रेजल क्या होता है, बेसिकली हम स्टडी करते हैं इसमें कॉर्पोरेट की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड आर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट और उसमें रहने वाली चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मार्केट इमेज एंड मार्केट शेयर्स। अगर मार्केट की इमेज बहुत अच्छी होगी और मार्केट के शेयर्स जो है वो उनकी प्राइसेस हाई जा रही होंगी तो इट मीन्स के मार्केट इट्स आउटस्टैंडिंग गोइंग ऑन। लेकिन अगर मार्केट के शेयर्स बहुत लो हो रही है इट मीन्स उसकी इमेज भी बहुत ज़्यादा लो है और वो उसका अप्रेजल भी आपका कुछ खास नहीं आएगा। प्रोडक्ट लाइन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। लाइक अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट दूसरी कंपनी को हो सकती है, यानी आप डायरेक्टली कस्टमर से मीट नहीं कर रहे बल्कि आप जो है वो कंपनी टू कंपनी मीट कर रहे हो। लाइक टायर्स, आप उससे डीलिंग डायरेक्टली कस्टमर भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप किसी कंपनी का भी पार्ट बन सकते हो। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो है वो आपके पास जनरेट होती हैं और इसके अलावा आप अपनी चीज़ों की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट सपोज कार कंपनी है और मैं मेरी जो कंपनी है वो टायर्स कंपनी है, तो मैं टायर की सप्लाई जो है वो न सिर्फ कार कंपनी को कर सकती हूँ बल्कि मैं एक कस्टमर को भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। तो ये पूरी जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स चले आ रहे होते हैं। देन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में आपके पास क्या आते हैं, कंडीशन एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी आपकी जो भी मशीनरी है, जो भी प्लांट आपके पास आपके बिजनेस में रन हो रहा है उसकी कंडीशन और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या एफिशिएंट है, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें जो भी प्लांट्स और मशीनरी है क्या वो इतना एफिशिएंटली जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको मैं बीट कर सकूं या उसके मुताबिक नहीं है। Then availability of raw materials and power, degree of vertical integration के बारे में भी मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि इसके अंदर आपके पास दो इंटीग्रेशन होते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है जो आपने प्रोडक्ट अपनी प्रोड्यूस की है उसका कुछ अमाउंट आप अपने पास एज अ यूज पर्पस एज अ इंटरमीडिएट गुड रख लें ताकि आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकें नेक्स्ट सेशन में। तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होती है कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका जो हाफ पार्ट है जो आपने अपने पास रख लिया और हाफ पार्ट आप उसको सेल आउट कर देते हैं मार्केट के अंदर एंड देन यू विल जनरेट रेवेन्यू। ठीक है। तो ये चीज़ भी देखनी होती है आपकी डिग्री क्या है वर्टिकल इंटीग्रेशन की, लोकेशन एडवांटेज कि आपने जहाँ अपना बिजनेस ओपन किया है वो आपको कितना ज़्यादा जो है वो बेटर ऑफ कर रहा है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉस्ट होती है आपके पास, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके लिए फिक्स्ड हो, वो चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके पास वेरी करती है, चेंजेस उसके अंदर आती रहती हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या हम इन तमाम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम इन तमाम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा कॉर्पोरेट अप्रेजल आपके पास एक्सीलेंट आएगा, अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू बी बैड और वर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है आपके कॉर्पोरेट अप्रेजल में। रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ अ फर्म, एक फर्म की कैपेबिलिटीज अगर मुझे चेक करनी है तो उसके रिसर्च डिपार्टमेंट में जाके देखिए कि वो रिसर्च पर कितना कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को कितना बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, laboratories and testing facilities, coordination between research and other departments of the organization। सही है। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी क्या करना होता है, हमने अपनी ही और बिजनेसेस के अंदर जो है वो लेबॉर्ट्रीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देनी होती है। हमने जो है वो अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे रिसर्च डिपार्टमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट में रहना होता है कि अगर कोई हमें अपनी अमेंडमेंट चाहिए, उसके अंदर चेंजेस चाहिए और उसको बेटर ऑफ करना है तो हम किस तरह से और ज़्यादा इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट रिसोर्स एंड पर्सनल, इसमें आपकी कॉर्पोरेट इमेज होगी, क्लाउड विद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी
agencies, dynamism of top management, competence and commitment of employees, state of industrial रिलेशन, यानी आपके पास डिफरेंट कॉर्पोरेट रिसोर्सेज होने चाहिए और उनकी प्राइवेसी भी बहुत मैटर करती है। लाइक ये नहीं है कि आपके जो भी हाइड आपने अपने पर्सनल चीज़ें रखनी है तो वो आप उसको डिस्क्लोज कर दें, नो। बट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज आपके पास आपको उनको पूरा जो है वो अपना एक इमेज बतानी होती है, आपको अपना पूरा अप्रेजल दिखाना होता है, तो आप उनके सामने तो ओपन कर सकते हो बट आप ये फुली तौर पे ओपन नहीं करते हो। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लिवरेज एंड बोरिंग कैपेसिटी, cost of capital, tax situation, relations with shareholder and creditors, accounting and control system, cash flows and liquidity। यानी फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी वर्कआउट हो रहे होते हैं, यानी अगर उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में स्पेंडिंग करनी है या उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे ऑफ करने हैं या उन्होंने अनसर्टेन कोई कंडीशन आ गई उसके लिए कोई बोरिंग लेना पड़ी तो उसकी चीज़ों की, इसके अलावा उनका जो भी प्रॉफिट होगा, यानी जो भी फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वर्कआउट हो रहे थे उनको भी एफिशिएंटली आपने प्रूफ करना है, उनको भी एफिशिएंटली आपने वर्क करके दिखाना है। टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से टूल्स हैं जिसको आप कहते हो कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके पास आइडेंटिफाई हुए हैं। नंबर वन इज लाइफ साइकिल अप्रोच। देयर आर फोर stages a product goes through during his life cycle, ठीक है। Number one is pioneering stage. In this stage, the technology and product is new. There is a high competition and very few entrants survive this stage. जो फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज जिसको हम पायनरी स्टेजिंग कहते हैं, उसमें क्या होती है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो बहुत कम कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एंट्रेंट, यानी लार्ज साइज पे तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर आ गए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत से लोग जो है वो उसको उस बिजनेस को छोड़ देते हैं वो, क्योंकि वो लॉस में जा रहे होते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, अगर आप उन स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करेंगे तो यू विल गेट द फ्यूचर रिटर्न, अदरवाइज यू हैव टू गेट अ लॉस। तो इनिशियल स्टेज में क्या होती है, बहुत सारी फर्म एज अ कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ फर्म्स ही सर्वाइव करना रह जाती हैं। रैपिड ग्रोथ स्टेज, सेकंड स्टेज इज रैपिड ग्रोथ स्टेज। दिस स्टेज विटनेस अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन सेल्स एंड प्रॉफिट। जो सेकंड स्टेज होती है, जब आप फर्स्ट स्टेज में मार्केट के अंदर आ जाए, अब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की और सेकंड स्टेज में आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया और ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेज मेच्योरिटी स्टेज है। It marks developed industries with mature product and steady growth rate. थर्ड स्टेज जब आप मेच्योर होने लगते हो, यानी आपकी जो सेल्स है, डेवलपमेंट है आपकी इंडस्ट्रीज की, वो मेच्योर होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो आपका ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होने लगता है, ग्रोथ रेट उसका भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और स्टेबलाइज कंडीशन में आ जाता है, जो कि बेसिकली आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। Decline stage. Due to introduce of new product and changes in customer preference, the industry incur a decline in market share and profit. अब चूंकि लोगों की प्रेफरेंस ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप मतलब आज आपके यहाँ बिरयानी बनी है तो आपने वो चीज़ खा ली है, लेकिन अगर नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ खिलाई जा रही है तो आप बोलेंगे अम्मी से कि अम्मी वो तो मैं खाती नहीं हूँ, आपसे किसने कहा मैं खाती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। तो ये आपका मसला नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमन नेचर होती है कि आप अपने प्रेफरेंस को क्या कर रहे होते हो, चेंज कर रहे होते हो। तो हमने कहा कि लेट सपोज अगर मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट है, मैंने पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया और मैंने कहा हाँ सर्वे के मुताबिक जो है इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक साल तक मुझे प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, लोगों के प्रेफरेंस चेंज होने लगे, लोगों ने कहा कि हमें जो है वो इस क्वालिटी का नहीं, हमें सेकंड क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। उस बेसिस पे क्या होगा, आपने तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए तो यू विल गेट द मार्केट शेयर डिक्लाइन एंड योर प्रॉफिट इज ऑल्सो डिक्लाइन। द फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ स्टेजेस पे आपके ख़त्म हो जाती हैं, देन आपके पास एक जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक टर्म आती है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस हाउ कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आपकी पर यूनिट यानी एवरेज कॉस्ट कैसे कैसे चेंजेस होती जाती है अगर आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी एक्यूमुलेट करते जाएं, उसको बढ़ाते चले जाएं, सही है। तो आया कि अगर अब वो रिड्यूस होती जा रही है तो इट विल गुड फॉर योर बिजनेसेस, अगर वो इंक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब है आप लॉस कर रहे हो, और अगर वो कांस्टेंट है तो नाइदर गेटिंग लॉस नोर गेटिंग प्रॉफिट।
देन फिर उसके बाद आपके पास जो आता है स्काउटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ आते हैं। स्काउटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडियाज़ बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन से आइडियाज़ अवेल करोगे जो आपके प्रोजेक्ट्स को इन फ्यूचर बहुत अच्छा आउटकम लेकर देंगे। वेरियस सोर्सेज टू लुक फॉर गुड प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ इंक्लूड लाइक ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, आपके पास अपनी ट्रेड को आप फेयर अप करो डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू, जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाओ। लाइक आप देखते होगे डिफरेंट एक्सपो सेंटर में जो है आपके पास डिफरेंट एग्जीबिशंस लगते हैं। आपकी कोई न्यू प्रोडक्ट है या आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपने उसको लॉन्च करवाना है फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेयरिंग सम हाउ ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना चाह रहे हैं लोगों को, तो आपने क्या करना है, बाहर मुल्क में भी ट्रेड करके आप अपने आइडियाज़ को गेट कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को बेटर ऑफ कर सकते हैं। स्टडिंग गवर्नमेंट प्लान्स एंड गाइडलाइंस। अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज़ के लिए आपने सब जो सेकंड मेन चीज़ करनी है वो करनी है, गवर्नमेंट प्लान्स को आपने स्टडी करना है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग्स क्या हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए गवर्नमेंट की प्लानिंग्स और उनके आइडियाज़, उनकी गाइडलाइंस को आपने फोकस करना होता है। सजेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट एजेंसीज। उसके अलावा आप अपने प्रोजेक्ट के आइडियाज़ के लिए डिफरेंट सजेशन लेंगे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उनकी डेवलपमेंट एजेंसीज से, कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ या मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पर वो आपको बताते हैं कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट की कितनी वर्थ है और आगे जाके इन फ्यूचर वो आपको कितना ज़्यादा, या आपके लिए या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको कितना ज़्यादा डेवलप करेगा और कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो उनकी सजेशंस भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करती हैं। देन आपके पास है इन्वेस्टिगेटिंग लोकल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। जो आपके अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर वो मटेरियल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग करें, क्योंकि वो जो है आपके लिए वो रिसोर्सेज वो मटेरियल्स आपके लिए चीप होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन, कि अगर वो रिसोर्सेज यहाँ या वो मटेरियल्स यहाँ आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सिस्ट नहीं करते और आपने बाहर ममालिक से मंगवाने, तो वो आपके लिए डबल पड़ सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आपके पास रिड्यूस होती चली जा रही है और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी हाई होती चली जा रही है। तो दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो दैट्स वाई आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वो मटेरियल और रिसोर्सेज आपके लोकली आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सिस्ट हैं या नहीं है। देन एनालिसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज पे, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज मौजूद है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यानी अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मुझसे पहले जो ये प्रोजेक्ट रन अप कर रहे थे और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। कहीं उनकी लैकिंग, कहीं उनके लूपहोल्स या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो मैं उस चीज़ को ओवरकम करती हुई अपने प्रोजेक्ट को आगे की तरफ लेकर जा सकती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद एनालाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। उसके बाद आपने अपना सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी देखना है कि आपकी सोशल कंडीशन कैसी है। यानी आपके यहाँ टेररिज्म ज़्यादा तो नहीं है, आपके यहाँ स्नैचिंग ज़्यादा तो नहीं है, आपके यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा तो नहीं है। और इकोनॉमिक ट्रेंड्स यानी आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जाती है, आपके यहाँ प्रोजेक्ट या फिर आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह को प्रमोट किया जाता है या नहीं किया जाता। ये तमाम ट्रेंड्स भी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे एनालाइज करना ज़रूरी है। देन एनालाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अलावा आपने एनालाइज करना है नई टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, कि कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी और दूसरी जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को बेटर ऑफ कर सकेंगे। देन स्टडिंग द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पीपल अब्रॉड। उसके बाद आप ये भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आइडिया लेंगे कि जो न सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि क्या बाहर मुल्क में भी जो है वो इस प्रोजेक्ट की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस इन्वेस्टमेंट की डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उस चीज़ को भी आपने पढ़ना होता है कि अगर आपको इन केस आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी से कोई आउटकम नहीं मिलता, तो अगर आप आउटसाइड द कंट्री उसको सेल आउट करें तो यू विल गेट द such kind of outcome, or we can say profit. Stimulating क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रिएटिविटी
इनकॉर्पोरेट करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने अपना सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट क्लियर करना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। देन फिर आपने जो है सॉर्ट एनालिसिस करना है कि आपकी स्ट्रेंथन तो है बट आपकी कोई वीकनेसेस भी होगी, और उस वीकनेसेस को भी आपने क्या करना है, बेसिकली उन वीकनेसेस पे भी वर्कआउट करना है। इसके अलावा ना सिर्फ अपने अपने इंटरनल मामला देखने यानी इंडस्ट्री के, बल्कि आपने एक्सटर्नल मामला भी देखने हैं कि बेसिकली इंडस्ट्री से आगे जाके क्या वर्कआउट कर रही है। एंड देन फिर यू हैव टू मेक द स्ट्रेटजीज टू बिल्ड अप योर प्रोजेक्ट आइडियाज। ठीक है, तो आज हमने जो कवर अप किया है वो ये चैप्टर है जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज, जिसके अंदर मैंने जनरेशन ऑफ आइडियाज के बताया था कि आप जब आप कॉम्बिनेशन कॉम्बो बनाते हो टेक्नोलॉजीज का और डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का और प्रेजेंट करते हो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। इसके अलावा और पैनल के आगे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाइंग करवाते हो, और उसके थ्रू जो है आप अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनालिसिस के ज़रिए। तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा बेटर ऑफ इन फ्यूचर हो सकते हो। दैन फिर हम मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट पे गए थे कि आपका इन्वायरमेंट चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर के हवाले से हो, गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से हो, या फिर आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपका टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के हवाले से हो, या फिर आपका इन्वायरमेंट सोशल डेमोग्राफिक सेक्टर के हवाले से हो या कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स के हवाले से हो, इन तमाम सेक्टर के हवाले से जो भी आपके वर्कआउट हो रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेट अप्रेजल आ जाता है। कॉर्पोरेट अप्रेजल में आपके पास हमने डिफरेंट देखा कि बेसिकली हर कॉर्पोरेट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस हैं। तो क्या इन वीकनेसेस पे काम हो रहा है, और किस तरह से हम जो है वो अपने रिसर्च डिपार्टमेंट्स को, अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स को, अपने मार्केट डिपार्टमेंट्स को, अपने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स को कितना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क से काम कर सकते हैं। देन फिर हमने टूल्स पढ़े थे कि दो आपके पास अप्रोचेस होती हैं, एक लाइफ साइकिल अप्रोच होती है, एक स्काउटिंग अप्रोच होती है। लाइफ साइकिल अप्रोच में आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं, मेनली आपकी 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज इज़ पायनियरिंग स्टेज, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर आते हैं लेकिन कुछ ही जो है होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। फिर उसके बाद रैपिड ग्रोथ सेकंड स्टेज है आपके पास। उसमें आप ये करते हो कि सिग्निफिकेंटली अपनी प्रोडक्ट बनाते हो और उसको सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न करते हो। देन मेच्योरिटी आपके पास स्टेज आती है। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर जो है वो आप अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हो, और वो इस स्टेज पे आ जाते हो जहाँ पर आपकी स्टडी ग्रोथ हो जाती है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद लोगों के चूँकि प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, कस्टमर्स की ख्वाहिशात, उनके वांट्स नीड्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्लाइन हो जाए, जिसकी वजह से आपके मार्केट शेयर में मार्केट भी प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन हो जाए। उसके बाद हमने स्काउटिंग फॉर प्रोजेक्ट आइडियाज़ डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़े। होपफुली कि आप लोगों को इस पूरे उसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा पूरी स्लाइड्स में। लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स और दिस लेक्चर, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।